हेलो एवरीवन। तो अब आ चुके हैं हम लोग थर्ड वीडियो के साथ आपके साथ इस चैनल पर। और पिछले दोनों वीडियोस में हमने 8 से 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और इस वीडियो में भी हम अराउंड 3 to 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट वो सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो कैन से वो सारे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 2.5, 0.5 एंड 0.175। इन तीनों का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। 25/10 इसको क्या लिख सकते हो 5/10 और इसको क्या लिख सकते हो 175/1000। क्या हम इसको लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करें, अब हमें इन तीनों नंबर्स का एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स या गिवन नंबर्स, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स, इन तीनों नंबर का क्या निकालना है। ये जो तीनों दिए हैं ना 1 2 3, इन तीनों नंबर का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखो अगर किसी भी फ्रैक्शन का आपको एलसीएम फाइंड करना है तो इसका एक तरीका है। आप क्या करो कि जितने भी न्यूमरेटर है उनका एलसीएम निकाल लो और जितने भी डिनोमिनेटर है उनका एचसीएफ निकाल लो। फिर से सुनना, जितने भी न्यूमरेटर है उनका एलसीएम फाइंड कर लो और जितने डिनोमिनेटर है उनका एचसीएफ फाइंड कर लो और उसके बाद दोनों को डिवाइड कर दो और जो आंसर आएगा वो उन सारे नंबर्स का एलसीएम होगा। कैसे? देखो और सीखो। हम क्या करेंगे कि हमारे पास न्यूमरेटर क्या है, हमारे पास न्यूमरेटर है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स। जितने भी न्यूमरेटर हैं उनका एलसीएम निकालेंगे और हम लोग क्या करेंगे कि एचसीएफ फाइंड करेंगे जितने भी हमारे पास क्या हैं, जितने भी हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं। ठीक है, न्यूमरेटर क्या है हमारे पास, न्यूमरेटर है हमारे पास 25,5 और उसके बाद क्या है एंड 175 अपॉन HCF ऑफ 10, 10 एंड 1000। यही चीज करना है। ओके, बस यही कर लो, डिवाइड कर लो, तुम्हारा एलसीएम निकल आएगा। यस। अब 25 और 5 और 175 का एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम क्या होता है पहले ये सीखो कि एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम यानी कि वो सबसे छोटा नंबर जो दिए हुए सारे नंबर से डिवाइड हो जाता है। वो सबसे छोटा नंबर जो दिए हुए सारे नंबर से डिवाइड हो जाता है उसको बोलते हैं एलसीएम। अब एक ऐसा छोटा नंबर बता दो जो इनसे और इनसे तीनों से डिवाइड हो जाए। पॉज करो, स्क्रीन को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और सोचो कि वो सबसे छोटा नंबर जो 25, 5 और 175 तीनों से डिवाइड हो जाता है तो वो मिलेगा 175। तो इसका मतलब एलसीएम क्या आया, एलसीएम आया 175 अपॉन एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो बड़ा से बड़ा नंबर यानी कि सबसे बड़ा नंबर होता है जो दिए हुए सारे नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। फिर से सुनते हैं, एचसीएफ वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो दिए हुए सारे नंबर को डिवाइड कर सकता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आप एलसीएम और एचसीएफ का समझ गए तो कहीं नहीं फंसने वाले। तो बताओ वो सबसे बड़ा नंबर बताओ जो तीनों को डिवाइड कर सकता है और वो कौन है, 10। अब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 17.5 और यही आपका फाइनल आंसर है। सो 2.5, 0.5 और 0.175 का एलसीएम कितना निकल के आया 17.5। ठीक, चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर तुम 24 और 36 का एचसीएफ निकालते हो, इतनी हिम्मत कर लेते हो कि 24 का एचसीएफ भी 24 और 36 का एचसीएफ निकाल लें, अगर वो तुम निकाल लेते हो तो क्या होगा? तो उसको क्वेश्चन ने इस फॉर्म में लिखकर दिखाया है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि इनका और इनका जो एचसीएफ है वो इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। 24 और 36 का एचसीएफ कुछ नंबर हो सकता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल 10 या 12 या 14 या 15, कुछ ऐसे नंबर में एचसीएफ आ सकता है। लेकिन कह रहा नहीं,
हम उसको इस फॉर्म में लिख कर दिखाएंगे, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, इस फॉर्म में लिख कर दिखा दिए। फिर क्या करें, तो कह रहा है कि फाइंड ए एंड बी, इस फॉर्म में लिख तो दिए इन दोनों का एचसीएफ, लेकिन उसमें जो ए और बी है उसकी वैल्यू बताओ। ठीक है ठीक है ठीक 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 ठीक, कोई बात नहीं। तो देखो चलो सबसे पहले हम लोग 24 और 36 का एचसीएफ फाइंड करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं, डिवीजन मेथड से। ठीक, चलो यहाँ डिवाइड करते हैं। बड़ा नंबर हम लोग एज अ डिविडेंड यूज करेंगे और जो छोटा नंबर है वो एज अ डिवाइजर यूज करेंगे। 24 की टेबल 1 बार पढ़ोगे क्या आएगा 24, माइनस करोगे क्या बचेगा 12। ठीक, अब उसके बाद डिवीजन मेथड में, डिवीजन मेथड की हेल्प से एचसीएफ कैसे निकालते हैं सीखो। 12 आ गया, ठीक है। अब ये जो रिमाइंडर है अब ये बन जाएगा डिवाइजर, अब ये जो रिमाइंडर है क्या बन जाएगा डिवाइजर, और जो डिवाइजर था वो बन जाएगा डिविडेंड। अब पढ़ो 2 बार टेबल, तो यहाँ पे आ गया 24, 24 और माइनस किए क्या आ गया 0 आ गया कि नहीं। तो इसका मतलब एचसीएफ क्या आया 24 और 36 का, वो आया 12, यानी कि जो एचसीएफ आया, एचसीएफ आया किसका 24 का और 36 का, वो कितना आया, वो आया 12, वो आया 12। ओके, क्या यहाँ तक आप सेटिस्फाइड हैं? बताइए बताइए बताइए, क्या यहाँ तक सेटिस्फाइड है? होंगे, बिल्कुल होंगे। ठीक, ये डिवीजन मेथड आपने आई होप सॉल्व किया होगा। ये 12 कैसे आ गया, तो भैया एक चीज ध्यान रखना कि जिस डिवाइजर की हेल्प से रिमाइंडर 0 आ जाए वो डिवाइजर एचसीएफ कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे ये डिवाइजर था और इसकी वजह से रिमाइंडर 0 नहीं आया, कितना आया 12 आया, तो ये एचसीएफ नहीं होगा। लेकिन इस डिवाइजर की वजह से रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। चलो ये हो गया। अब ये जो 12 लिखा है क्या इसको हम किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं? 12 को कुछ और तरीके से भी लिखा जा सकता है। हाँ, 4 into 3, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। 6 into 2, 12 into 1, 9 plus 3, 6 plus 6, 4 plus 8, 11 plus 1, बहुत तरीके से लिख सकते हो। लिखना कैसे चाहते हैं तो बताते हैं। देखो लिख तो बहुत तरीके से सकते हो, लेकिन देखो तुमने बचपन में एक चीज और पढ़ा होगा, वो पढ़ा होगा कि डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर इनटू क्यू से कोशेंट और प्लस रिमाइंडर। क्या ऐसे भी पढ़ा है? क्या ये चीज आपने बचपन में पढ़ा है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर? पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखो क्या करने जा रहे हैं हम, यहाँ रिमाइंडर को छोड़ेंगे, आरएचएस में रिमाइंडर को छोड़ देंगे। लो तेरे को छोड़ दिया। अब लेफ्ट साइड अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या था डिविडेंड, ठीक, और उसके पास हम इस टर्म को लेकर जा रहे हैं। ये पूरा एक टर्म है, समझ पाना इसको, ये पूरा एक टर्म है और इसको उधर लेकर जाओगे तो प्लस में था तो माइनस में, तो माइनस यहाँ पे क्या हो गया माइनस डिवाइजर इनटू कोशेंट, और इधर क्या बचा, इधर बचा रिमाइंडर। इस पॉइंट को समझ लो एक बार, डिविडेंड माइनस डिवाइडर, सॉरी डिवाइजर इनटू कोशेंट। ये डिवाइजर और कोशेंट पूरा पूरा एक टर्म है, इस चीज को ध्यान रखना। अब ये क्यों कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि 12 को किसी और तरीके से लिखें। ऐसे बड़ा बोरिंग लग रहा है, बोरिंग, इसको किसी और तरीके से लिखें 12 को। तो देखो अगर तुम्हें रिमाइंडर लिखना है तो तुम कैसे लिख सकते हो, डिविडेंड माइनस विद इन ब्रैकेट या ना लगाओ डिवाइजर इनटू कोशेंट। मतलब अगर कोई रिमाइंडर आया है ना, समझना इस पॉइंट को समझना, अगर कोई रिमाइंडर आया है तो उसको तुम और कैसे दिखा सकते हो, डिविडेंड माइनस डिवाइजर इनटू कोशेंट। यानी कि वो रिमाइंडर कैसे आया होगा, रिमाइंडर कैसे आया होगा, तो डिविडेंड में से क्या माइनस किया होगा, प्रोडक्ट और डिवाइजर इनटू कोशेंट। समझो समझो समझो, क्लास 10th की मैथ है। रिमाइंडर कैसे आया होगा, रिमाइंडर कैसे आया होगा या कैसे आ सकता है या कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं या और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अगर तुम्हें डिविडेंड दिया हो और डिवाइजर दिया हो और कोशेंट दिया हो तो डिवाइजर को आप कोशेंट से मल्टीप्लाई कराओ, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर एंड कोशेंट, और उसमें से और उसको तुम डिविडेंड में से माइनस कर दो। अगर इतना ताम झाम कर देते हो तो तुम्हें रिजल्ट क्या मिलेगा, वो मिलेगा रिमाइंडर, रिमाइंडर, ठीक है। अब ये बताओ कि क्या 12 कभी रिमाइंडर आया था?
हाँ सर, 12 रिमाइंडर आया था, ये देखो 12 रिमाइंडर आया था, तो इसका मतलब 12 क्या आया था, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर की जहाँ पे क्या रखोगे, 12, ठीक। तो ये जब रिमाइंडर 12 आया था, समझना, रिमाइंडर जब 12 आया था तो उस टाइम पे डिविडेंड क्या था, 36, ठीक है। चलो देखो डिविडेंड क्या था, 36। कलर दूसरा चूज कर लेते हैं। डिविडेंड क्या था उस टाइम पे, 36 माइनस, जब रिमाइंडर 12 आया था तो उस टाइम पे डिवाइजर क्या था, 24, तो 24 इंटू कोशेंट क्या था उस टाइम पे, 1 था, 1, और रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर आया 12, ठीक है। हमने ये फॉर्मूला लिया और यहाँ पे अप्लाई किया और देखो ये हमें कुछ एक्सप्रेशन या फॉर्मूला, ये इक्वेशन मिल गया भाई। रिमाइंडर की जहाँ पे हमने 12 रख दिया, क्योंकि 12 भी तो कभी ना कभी रिमाइंडर था, ठीक है। और ये रिमाइंडर कब आया था, जब डिविडेंड 36 था, डिवाइजर 24 था और क्वोशिएंट क्या था, 1। अब इसको अगर और सॉल्व करें तो लिख सकते हैं 36 माइनस 24 1 जा 24 और इज इक्वल टू 12 लिख सकते हैं। अब एक तरह से और लिख सकते हैं, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ, तो -24 और +36 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं। इसको पकड़ो, इसको पकड़ लो और यही चीज यहाँ छाप दो। तो 12 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 24 और प्लस का क्या लिख सकते हैं, 36। देख लो, -24 और प्लस का 36 लिख सकते हैं। कैसे आया, हमने बताया। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे हिसाब से जो HCF आया है वो ये आया है, यानी कि -24 और प्लस क्या आया है, 36, ये आया है -24 और प्लस का 36। और क्वेश्चन के हिसाब से क्या आया है, क्वेश्चन के हिसाब से जो HCF आया है वो आया है 24A और प्लस 36B। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से जो HCF आया है वो आया है 24A प्लस 36B। 24A और प्लस क्या आया है, 36B, यह है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारे हिसाब से ये अकॉर्डिंग से। अब क्या कर दो, दोनों को टैली कर लो, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया, दोनों को कंपेयर कर लो, दोनों को क्या कर लो, कंपेयर कर लो। अब जब दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे भी 24 है और यहाँ पे भी 24 है, यहाँ पे A है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो समझ लो क्या है, यहाँ पे 1 है भाई, लिख सकते हैं 24 इंटू 1। और माइनस है तो माइनस, तो A की वैल्यू क्या आ गई, A की वैल्यू आ गई माइनस का 1, माइनस तो उठाएंगे ना, 24 चिल, और मतलब चलेगा, और -1 और कॉमा बी की जहाँ पे, अब देखो 36 है, बी की जहाँ पे यहाँ कुछ नहीं दिख रहा तो क्या है, 1, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, बी की वैल्यू अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ गई 1, तो ए की वैल्यू आ गई 1 और बी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई -1 और बी की वैल्यू आ गई 1। कैसे किया, कंपेयर करके। हमारा आंसर ये था, उनका आंसर ये था, दोनों का आंसर भाई दोनों ने सेम ही आंसर तो बताया। वो भी कह रहा है कि इन दोनों का HCF ये है, हम भी कह रहे हैं इन दोनों का HCF ये है, कि दोनों की बातें सेम है, तो दोनों की जो वैल्यूज हैं उनको कंपेयर कर लिए। जब हमने कंपेयर किया तो हमें ये पता चला कि 24 की जहाँ 24 तो लिखा है, लेकिन A की जगह पे यहाँ 1 है, तो A की वैल्यू माइनस भी है ना, इसके पास एक्स्ट्रा क्या क्या है, माइनस, तो -1 लगा दिया। और हमने ये देखा कि 36 की यहाँ 36, लेकिन B की जहाँ पे हमारे पास 1 है, तो B की वैल्यू 1, तो A की वैल्यू -1, B की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 13 और 14, और ये आज के इस वीडियो के लास्ट दो क्वेश्चन हैं। यहाँ पे कह रहा है कि दो प्राइम नंबर हैं, उनका एलसीएम कितना दे रखा है, 221, ठीक है। तो कह रहा है कि 3p माइनस क्यू की वैल्यू बताओ, 3p माइनस क्यू की वैल्यू बताओ, ओके। तो हमारे पास एक्चुअल में दिया क्या है, एक्चुअल में दिया है एलसीएम, और एलसीएम हमें किसका दिया हुआ है ये भी लिखना जरूरी होता है। हमें जो एलसीएम दिया हुआ है वो दिया हुआ है P और Q का, कितना दिया हुआ है, 221, और कह रहा है कि 3p माइनस क्यू पता करके बताओ। क्या पता करके बताओ, 3p माइनस क्यू, अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ देख लो, उसने कहा है कि 3p माइनस क्यू पता करके बताओ। अब 3p माइनस क्यू तभी पता कर पाओगे जब आपको p की वैल्यू पता होगी और q की वैल्यू पता होगी। वो कैसे करें,
वो कैसे करें? तो अब देखो भैया, ये बताओ P और Q कैसे नंबर है? P और Q कैसे नंबर है? यहाँ लिखा है P और Q कैसे नंबर है? P और Q कैसे नंबर है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का HCF जल्दी से बताइए, प्राइम नंबर का HCF बताइए कि कोई भी दो प्राइम नंबर है उनका HCF क्या होगा? ऑलवेज 1। तो हम लोग यहाँ पे HCF भी अपने मन से लिख सकते हैं कि HCF क्या आएगा P और Q का? वो भी आएगा 1। अब तुम जानते हो कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू क्या होता है? LCM इंटू HCF, यही तो होता है। अब हमारे पास LCM क्या है? 221 और हमारे पास HCF क्या है? 1। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, अब वो दो नंबर तो हमें नहीं पता, लेकिन ये बताओ कि ये जो 221 है इनका दो दो चार पाँच प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं जरा एक बार, तो ये किससे कटेगा? 13 से कटेगा। देख लीजिए, चेक करिए। हाँ कटेगा। 13 से अगर इसको काटोगे तो 13 बन जा 13 और 9, 13 7 जा 91 और 17 और क्या गया 1। तो 221 का जो प्राइम फैक्टर आया वो आया 13 और 17, ठीक। यानी कि 221 अगर तुम्हें चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? 13 और 17 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 13 और 17 को मल्टीप्लाई करोगे तो 221 आएगा। अब इसके अलावा 221 को किसी और तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है? सोचो सोचो सोचो। क्या इसके अलावा किसी और तरीके से 221 को एक्सप्रेस किया जा सकता है? किसी और तरीके से, 1 को छोड़ देना, 1 पर फोकस ना करना। क्या 221 को इसके अलावा किसी और तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है? इसका आंसर है नहीं किया जा सकता। यानी कि 221 के लिए आपको जो दो नंबर का प्रोडक्ट चाहिए वो कौन है? वो है 13 और कौन है? 17। यानी 13 और 17 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तभी 221 मिलेगा। इसका मतलब 221 किसका एलसीएम है? 13 और 17 का। समझो, थोड़ी देर वीडियो को पॉज करो और समझो ये कैसे हो गया। 221 अगर चाहिए तो सिर्फ 13 और 17 के मल्टीप्लाई से ही मिलेगा। 13 और 17 को मल्टीप्लाई करोगे तभी 221 आएगा और किसी तरीके से नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 13 और 17 क्या है? 13 और 17 का प्रोडक्ट क्या है? 221। इसका मतलब 221 13 और 17 का एलसीएम है। इसका मतलब 221 13 और 17 का एलसीएम है। भाई इसके लिए हम ये हेल्प ले रहे हैं ना, इसकी हेल्प ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? देख लो देख लो। इसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि 221 13 और 17 का एलसीएम है। इसकी वजह से पता चल रहा है, नहीं तो हम ना जान पाते। हमें ये पता होता कि हाँ 13 को और 17 को मल्टीप्लाई करने से 221 आता है, हमें इतना पता होता बस। बट हम मैथमेटिशियन ने हमें ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, ये दिया, तो उसकी हेल्प से हम ये जान पाए कि 13 और 17 का जो एलसीएम है वो कौन है? 221 है। ये देखो वैल्यू पुट करके पता चल गया। तो बस अब वो दो नंबर चाहिए थे तो भैया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, और कह रहा था कि ठीक बस यहाँ से ये हो गई आपकी पी की वैल्यू और ये हो गई आपकी क्यू की वैल्यू। ओके, देखो पी और क्यू ही तो पता करना था हमें, पी और क्यू, यस, तो वो मिल गया पी और क्यू। तो हमारे पास है यहाँ पे पी क्या है? यहाँ पे पी है 13 और क्यू क्या है? क्यू है यहाँ पे 17। अब क्या निकालना है? हमें निकालना है 3p माइनस क्यू। तो निकाल लो 3p माइनस क्यू। सो तो यहाँ वैल्यू पुट करो, 3p की जहाँ पे क्या रखोगे? 13 माइनस क्यू की जहाँ पे क्या रखोगे? 17। 13 3 जा 39 माइनस 17 कितना आएगा? 39 में से 17 माइनस करो, 39 में से 17 मैंने तो नहीं आ रहा है, 29 22 क्या ये सही है? 22। ओके तो भैया वो इसका आंसर कितना आ गया? 22। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग फटाफट से बढ़ जाते हैं, ये सब खेला हो चुका है। अब आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि टर्मिनेटिंग और नॉट।
अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन यहाँ लिखा है ना, फिर से लिख दे रहे, 43/2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 3। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 43/2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 3। कह रहा है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं, पहला क्वेश्चन है। तो इसका पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं। देखो लिखा है ना, टर्मिनेटिंग और नॉट। तो तुम्हें पता है कि अगर डिनोमिनेटर में 2 है या 5 है या 2 और 5 दोनों है, मतलब प्राइम फैक्टर्स की अगर यहाँ पे बात करें, जैसे डिनोमिनेटर में कोई नंबर है, समझना, डिनोमिनेटर में कोई नंबर है और अगर तुम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, डिनोमिनेटर में कोई नंबर है और अगर उसका तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में तुम्हें 2 देखने को मिलता है, 5 देखने को मिलता है, या तो 2 और 5 एक साथ देखने को मिलता है, या तो सिर्फ 2 देखने को मिलता है, या तो सिर्फ 5 देखने को मिलता है और इसके अलावा कुछ नहीं देखने को मिलता। ये नहीं कि 3 भी चलेगा 7 भी चलेगा, नहीं, या तो 2 या तो 5 या तो दोनों। किसमें? डिनोमिनेटर में जो भी कुछ लिखा है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो अगर ऐसा होता है तो वो पूरा का पूरा फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे मान लो ऊपर लिखा है 79, ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ता, और नीचे लिखा हुआ है क्या, नीचे लिखा हुआ है 20, ठीक है। अब तुमसे पूछ रहा है कि क्या ये फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है, तो फिर क्या करेंगे हम, 20 यहाँ पे लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 10 आया, 2 किए, 5 आया, 5 से किए, 1 आया। देखो प्राइम फैक्टर्स में तुम्हें 2 और 5 दिख रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा फ्रैक्शन क्या है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि जब इनको डिवाइड करोगे तो इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो एक टाइम के बाद रुक जाएगा, यानी कि तुम्हें रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। टर्मिनेटिंग का मतलब ये हुआ कि तुम्हें रिमाइंडर 0 मिल जाएगा अगर इनको डिवाइड करोगे तो भैया अब ये चीज हम, अगर इनको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया तो मतलब ये टर्मिनेटिंग है, लेकिन हमें डायरेक्ट डिवाइड करके नहीं देखना होता ना। हम क्या करेंगे, इनका प्राइम फैक्टर करेंगे और प्राइम फैक्टर में 2 या 5 या 2 और 5 दोनों मिल जाते हैं तो हाँ ये है, हाँ ये टर्मिनेटिंग है, नहीं तो नहीं है। तो भैया यहाँ पे देख लो 2 और 5 हैं, ये किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर्स लिखे होंगे, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा फ्रैक्शन क्या है, ये पूरा फ्रैक्शन है टर्मिनेटिंग। ओके। दूसरा पॉइंट क्या है, कह रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल बिट विल इट टर्मिनेट, यानी कि जब तुम इसको डिवाइड करना शुरू करोगे ना, क्या करना शुरू करोगे, डिवाइड करना, तो डिवाइड करते जाओगे, फिर डेसिमल आएगा, डेसिमल लगाओगे, फिर उसके आगे डिवाइड करोगे, तो कह रहा है कब तक डिवाइड करोगे, यानी कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक इसको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर जाके तुम रुकोगे, कितने डिजिट तक, डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करो, डिवाइड करने ना बैठ जाओ, उसके लिए क्या करो कि जो भी बेस लिखा है, बेस जिसके खोपड़िया पे पावर होती है उसको बेस कहते हैं, तो दोनों बेस में से जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी, बेस जितने भी बेस लिखे हों उनमें से जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी वही आपका आंसर होगा, यानी कि वो नंबर उतने डेसिमल प्लेस तक सॉल्व होगा। तो इन दोनों बेस में से इसकी पावर 4 है और इसकी पावर ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल विल इट टर्मिनेट, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप कि इट विल टर्मिनेट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। मतलब जब इनको तुम पूरे नंबर को डिवाइड करोगे तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद रिमाइंडर 0 आ जाएगा। चलो थर्ड क्या पूछ रहा है, थर्ड पूछ रहा है कि राइट डेसिमल फॉर्म। अच्छा डेसिमल फॉर्म, फिर भैया बता रहे हैं डिवाइड मत करने बैठ जाना कि चलो सर डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म बनाते हैं, नहीं, स्मार्ट बनो, स्मार्ट। कह रहा है कि अगर 4 डेसिमल प्लेस के बाद 4 डेसिमल प्लेस तक अगर ये सॉल्व हो रहा है तो डेसिमल प्लेस दिखाओ, तो भैया दिखा देते हैं। तो देखो इसके लिए करेंगे क्या,
इसके लिए करेंगे क्या, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है 43 अपॉन में क्या लिखा है, अपॉन में लिखा है 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 ये लिखा है। अब वो कह रहा है कि डेसिमल फॉर्म दिखाओ, यानी कि सॉल्व करो और दिखाओ कि डेसिमल के बाद तक 4 डिजिट तक ये सॉल्व हो रहा है, उसको लिख के दिखाओ कि हाँ ये देखो हो रहा है 4 डिजिट तक। लेकिन हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, ना 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 डिवाइड नहीं करेंगे, दिमाग लगाएंगे। अब दिमाग क्या लगाएंगे, देखो तुमने पढ़ा है कि तुमने अगर पढ़ा है कि अगर a की पावर m और इंटू बी की पावर m, अगर ये खेल हो जाए तो तुम इसको लिख सकते हो a इंटू बी की होल पावर m, इसको ऐसे लिख सकते हो। लेकिन शर्त ये है कि इसकी भी पावर और इसकी भी पावर सेम होनी चाहिए। अगर ये हो जाता है तो a और b मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वैसे देखो यहाँ पे इसकी पावर 4 है और इसकी पावर 3 है, अगर पावर सेम हो जाए दोनों की तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इनके पास एक पावर कम है तो हम क्या करते हैं कि ऊपर 5 से और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या दिक्कत, ऊपर नीचे कर रहे हो, वैल्यू तो चेंज हो नहीं रही। तो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20 और 21, 5 3 जा 15 1 कैरी 4 21 ठीक। और नीचे आ जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 आ जाएगा। अब आगे देखो यहाँ पे लिखा है 215 और नीचे 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की होल पावर 4। ओके, अब भैया 215 अपॉन 2 5 जा कितना होता है 10, 10 की पावर 4 हो गया। 215 अपॉन 10 की पावर 4 क्या होता है 1 2 3 4। अब तो तुम जान गए होगे, अब तो आप जान गए होगे, स्मार्ट हो, जान गए होगे क्या करना है। जितना जीरो उतना ऊपर, उतने डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। तो 4 जीरो तो 4 डिजिट चाहिए ऊपर, तो 1 मिल गई, 2 मिल गई, 3 मिल गई, एक और ले लो और डेसिमल लगा दो, जीरो आ गया 0.0215। देख लो देख लो डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक सॉल्व हुआ है 4। तो हमारा फर्स्ट आंसर टर्मिनेटिंग, सेकंड आंसर है कि इट विल टर्मिनेट अप टू 4 डेसिमल प्लेस, यहाँ से पता कर सकते हो। और उसके बाद फिर अगर डेसिमल फॉर्म दिखाना है तो कुछ इस तरह से जुगाड़ लगा के आप सॉल्व करके दिखा सकते हो। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और हमने आपको क्वेश्चन समझा पाया होगा, मैंने आपको क्वेश्चन समझा पाया होगा, हम आपको क्वेश्चन समझा पाए होंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ, इस तरह से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो कैसा लगी आपको वीडियो, आई होप अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।